चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विशाल तमाम जानकारी का। आगे बढ़ते हैं और अब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की आज 9वीं किश्त जारी कर रहे हैं। तकरीबन 10 करोड़ किसान इससे सीधे लाभान्वित होंगे। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और विश्व के सबसे अधिक लोकप्रिय नेता माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी इस अवसर पर साक्षी बन रहे विभिन्न राज्यों के माननीय मुख्यमंत्रीगण, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य महानुभाव, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री श्रीमान कैलाश चौधरी जी, श्रीमती शोभा जी, राज्यों में उप मुख्यमंत्रीगण, कृषि मंत्रीगण, सचिव कृषि भारत सरकार और पूरे देश भर में सभी राज्यों में कृषि से संबंध रखने वाले हमारे अधिकारीगण और राज्यों में कृषि विज्ञान केंद्रों में, कृषि विश्वविद्यालयों में जुड़े हुए हमारे किसान भाइयों और बहनों, आज हम सबके लिए बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से 9 करोड़ 75 लाख किसानों को 19,500 करोड़ रुपए की किस्त पीएम किसान योजना के अंतर्गत हर किसान के खाते में अंतरित की जाएगी। मैं मंत्रालय की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि जब भी गांव, गरीब और किसान की बात आती है, प्रधानमंत्री जी कृपापूर्वक मंत्रालय को समय देते हैं, किसानों से बातचीत करते हैं, उन्हें प्रोत्साहित करने का काम करते हैं और आने वाले कल में यह क्षेत्र अग्रणी क्षेत्र के रूप में बने, इस दृष्टि से प्रधानमंत्री जी का उदारतापूर्वक जो व्यवहार है वह देश की तरक्की के लिए भी मील का पत्थर है। और हम सब मंत्रालय की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करते हैं, बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति के परिणाम स्वरूप आज देश भर में मुख्यमंत्रीगण, कृषि मंत्रीगण, केंद्रीय मंत्रीगण और किसान भाई और बहन 7 करोड़ से अधिक मात्रा में इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। उन सब का भी मैं इस अवसर पर हृदयपूर्वक बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आज 9 अगस्त है और प्रधानमंत्री जी ने 9 अगस्त का समय देश के किसानों के लिए दिया है, लेकिन यह तिथि देश के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है। आज ही के दिन भारत छोड़ो आंदोलन का आगाज हुआ था। इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप हमारे तमाम सारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के त्याग, तपस्या और बलिदान के परिणाम स्वरूप हमारा देश आज़ाद हुआ है। इस अवसर पर मैं सभी उपस्थित किसान भाइयों और बहनों की ओर से स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि प्रस्तुत करता हूं। सारा देश इस बात का साक्षी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार देश के सर्वांगीण विकास की दृष्टि से काम कर रहे हैं। समग्र विकास हो, संतुलित विकास हो, देश आगे बढ़े, दुनिया में भारत की साख बढ़े, दुनिया में भारत की ताकत बढ़े, इस दृष्टि से लगातार उनका प्रयत्न रहा है। देश इस बात का साक्षी है कि इस बार जब ओलंपिक होने वाला था तो ओलंपिक से पूर्व भी उन्होंने खिलाड़ियों से चर्चा की, उनको प्रोत्साहित किया, उनका उत्साहवर्धन किया। खिलाड़ियों का परिश्रम, उनका समर्पण और प्रधानमंत्री जी का प्रोत्साहन, उसके परिणाम स्वरूप आज हम देख रहे हैं कि भारत को ओलंपिक में अनेक पदक प्राप्त हुए हैं।
मैं यह कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, ओलंपिक के इतिहास में भारत का यह सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। मैं किसान भाइयों और बहनों की ओर से सभी खिलाड़ियों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं इस मौके पर देना चाहता हूं। छोड़कर इसके पूर्व 11 करोड़ से अधिक किसानों को 1,37,000 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री जी के द्वारा किसानों के खाते में पहुंचाने का एक सद प्रयत्न किया गया है, जिसका लाभ निश्चित रूप से किसानों को मिल रहा है। पिछले दिनों कोविड से ठीक पहले फरवरी 20 में प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जिन लोगों के जो लोग प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के पात्र हितग्राही हैं, उन सबको केसीसी से जोड़ना चाहिए। और इस अभियान की शुरुआत उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में प्रधानमंत्री जी ने की थी, और उसके बाद लॉकडाउन आया, कोविड आया, और लगातार हम लोग संभल नहीं पा रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प था, और उस संकल्प के साथ विभाग जुड़ा, बैंक जुड़ी, और सारे लोगों ने मिलकर काम किया, तो कोविड के इस समय भी 2 करोड़ 28 लाख किसानों को 2,32,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का ऋण किसानों को उपलब्ध कराया गया। यह अभियान अपने आप में इस बात का परिचायक है कि गरीब किसान को कैसे ताकतवर बनाया जाए, इस दिशा में प्रधानमंत्री जी कितने प्रयत्नशील हैं। आज फिर हम एक बार सभी किसानों के साथ इस कार्यक्रम के माध्यम से मिल रहे हैं, लेकिन मैं किसान भाइयों और बहनों को एक और तो इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि कोविड की प्रतिकूल परिस्थितियों में प्रधानमंत्री जी के दूरदृष्टि सोच के कारण तमाम प्रकार की कृषि के क्षेत्र को छूट दी गई। उसके परिणाम स्वरूप किसानों ने बम्पर पैदावार की, किसानों ने ठीक प्रकार से अपनी फसल को समर्थन मूल्य पर भी भेजा और बाजार में भी भेजा, और किसानों को निश्चित रूप से एमएसपी का भी पर्याप्त लाभ मिला है। के लिए धन्यवाद। अब हम माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करेंगे कि वे बटन दबाएं और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से 9,75,46,378 किसानों को 19,508 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि का अंतरण करें। यह धनराशि लाभार्थियों के खाते में अंतरित हो जाएगी। प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब माननीय प्रधानमंत्री जी को पीएम किसान योजना के लाभार्थी गोवा से श्रीमती प्रतिभा वेलिप जी से संवाद हेतु आमंत्रित करेंगे, जो धान खेती की करती हैं, काजू, नारियल, सुपारी मिश्रित खेती करती हैं। श्रीमती प्रतिभा वेलिप जी। प्रतिभा जी नमस्ते। माननीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार। तुम्हें मराठी बोलता है या कोंकणी बोलता है? हिंदी आती है। थोड़ी थोड़ी आती है। अच्छा प्रतिभा जी बताइए कि आप कितनी फसलों की खेती करती हैं? मुझे बताया गया कि आप किसी खास पद्धति का इस्तेमाल करती हैं। जरा मुझे भी उत्सुकता हो गई, जरा समझो आप क्या करती हैं। प्रधानमंत्री जी, मैं मिश्रित खेती करती हूँ। इसमें नारियल, काजू, सुपारी, केले आदि शामिल हैं। इसके साथ मैं श्री पद्धति से चावल की भी खेती करती हूँ, जिसमें कम खर्च में अच्छी पैदावार होती है। अच्छा प्रतिभा जी, ये बताइए कि आपको पीएम किसान योजना के जरिए ये जो 2-2 हज़ार रुपये मिलते हैं, उसका आपके कितना लाभ होता है, कितना उपयोग होता है? इस योजना से राशि से मैं बीज, खाद, कीटनाशक लाने में खर्च करती हूँ।
इस योजना से मुझे बहुत लाभ हुआ। तो प्रताप जी, आप हिंदी कैसे बोल लेती है? वहाँ आपके यहाँ तो सब कोंकणी बोलते हैं। हाँ, कोंकणी बोल रहे हैं। हिंदी फिल्में देखती होगी आप? देखती है, और स्कूल में पढ़ ली था। हाँ, तो हिंदी स्कूल में टीवी हिंदी सीरियल भी देखती थोड़ी। हैं? हाँ, और बच्चों को भी पढ़ाती है। अच्छा, बच्चों घर को में। पढ़ाती है? हाँ। हाँ, बच्चों को। अच्छा, बच्चे क्या पढ़ते हैं अभी? अभी 2 की शादी हुई और इसने एक ने TY किया था, दूसरी 10th, तीसरी 12th हो गई, यानी ये TY है। आप छोटी है लड़की। इतने सारे खेती के प्रयोग करती हैं, तो बाकी किसान देखने के लिए आते हैं? क्या आप करती हैं, कैसे करती हैं? एक साथ एक ही जमीन पे इतनी चीजें एक साथ करती हैं आप? नहीं, मेरा पति भी मुझे हाथ बढ़ाता है और बच्चे भी बढ़ाते हैं और मजदूर भी थोड़े लेते हैं। नहीं, अड़ोस पड़ोस के लोग आते हैं देखने के लिए, और खेत किसान आते हैं देखने? आते हैं। हाँ, तो वो लोग पूछते हैं कि आपने ये कमाल कैसे कर दिया? और उसको मालूम है। हाँ। उसने हमको एग्रीकल्चर में सब उसका ट्रेनिंग दिया था। अब सब लोग ऐसी श्री पद्धति में करते हैं। प्रतिभा जी, सबसे पहले तो आपको बधाई कि आप इतनी तरह की फसल उगाती हैं। इसमें धन्यवाद बहुत मेहनत प्रधानमंत्री जी। लगती है, हाँ। फसलों का ध्यान रखना पड़ता है। आप ये सारे काम बहुत ही बखूबी कर रही हैं। प्रतिभा जी, जब हमने PM किसान योजना शुरू की तो कहा जाता था कि इस रकम में किसान का क्या भला होगा। आज आपने बता दिया कि हमारे किसान इन रकम का कितना अच्छी तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं, और आपके बच्चे पढ़ लिख करके बहुत आगे जाएं, ये मेरे उनको आशीर्वाद हैं। आपको मेरे हृदय से प्रणाम। धन्यवाद। धन्यवाद श्रीमती प्रतिभा जी। माननीय प्रधानमंत्री जी को बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि आज ही के दिन गत वर्ष आपने कृषि अवसंरचना कोष AIF योजना शुरू की थी। आज उसके पूरे 1 वर्ष हो रहे हैं। अब मैं महाराष्ट्र के श्री देवेंद्र दानेश्वर दपेतकर को आमंत्रित करूंगा, जो कृषि अवसंरचना कोष के लाभार्थी हैं। इस योजना के तहत श्री देवेंद्र जी द्वारा महाराष्ट्र में आम और केला पकाने का कक्ष स्थापित किया है। श्री देवेंद्र जी। देवेंद्र जी, नमस्कार। नमस्कार। बताइए, क्या करते हैं आप? बेसिकली मैं एक फार्मर हूँ, मैंगो प्रोड्यूसर हूँ। मैं आम प्रोड्यूस करता हूँ, और आम अभी ये प्रोजेक्ट की वजह से मैं आम पहले 14-15 दिन लगते थे, अभी ये प्रोजेक्ट की वजह से मैं 4-5 दिन में आम पका लेता हूँ। यानी ऑर्गेनिक वे है कि वो कार्बाइड का उपयोग करते हैं? नहीं, पूरी तरह से ऑर्गेनिक है, साइंटिफिकली प्रूवन है और कोई हानिकारक नहीं शरीर के लिए। आपकी पढ़ाई क्या हुई देवेंद्र जी? डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। अच्छा, फिर आप खेती में लग गए? हाँ, पिताजी पहले से खेती करते थे, उसके बाद मैं और मेरा भाई और पूरी फैमिली लगती है फार्मिंग में, सब मैंगो और कैशू। आप फसल पकाने का काम करते हैं तो फसल कभी कभी खराब भी हो जाती होगी, फल को पकाते हैं आप तो? हाँ, होती थी, पहले होती थी। जो हम पकाते थे तो उस टाइम थोड़ा सा यानी 20-30% खराब होने का चांसेस था। लेकिन अभी ये राइपनिंग चेम्बर्स की वजह से क्या हुआ, उसमें 28 to 30 डिग्री का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। तो उसमें स्पॉन्जी टिश्यू का जो इश्यू रहता है एक्सेसिव टेम्परेचर की वजह से, वो बिल्कुल चला गया। 28 to 30 डिग्री मेंटेन होता है और उसमें स्पॉन्जी टिश्यू निकल गया है सब। तो आपके किसानों को मालूम है कि अब लोग ये कार्बाइड के द्वारा पकाए हुए फल खाना पसंद नहीं करते हैं, ऑर्गेनिक वे में पके हुए फल खाना पसंद करते हैं, और इसलिए उनको पैसे ज्यादा मिलते हैं क्या किसानों को? हाँ बिल्कुल,
अभी समझो हमने खुद का अभी प्रोडक्ट बना दिया। अभी मैंने क्या किया है, मार्केट बना दिया। मेरा जो ब्रांड है उसका नाम लग दिया श्री विश्वेश्वर मैंगोज, और उसके ऊपर मैं लिख सकता हूँ कि साइंटिफिकली प्रूवन ऑर्गेनिक राइपन, ऐसे लिख सकता हूँ। और जो क्या है अभी जो इसमें राइपनिंग चेम्बर में पकाते हैं वो आम एकदम गुड क्वालिटी का निकलता है। तो उसमें जो विष जो होता है कार्बाइड की वजह से वो होता नहीं है, और यानी पूरा हानिकारक नहीं है, एकदम सेफ है। देवेंद्र जी ये बताइए कि आपके मन में ये विचार कैसे आया कि आप ये फल पकाने का प्रोजेक्ट शुरू करें? सर ये एक प्रॉब्लम आया था। अभी देखो कोविड का पीरियड आ गया, कोविड की वजह से मंडियां बंद रही, तो अभी करने का क्या? तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने रत्नागिरी में से बहुत अच्छा काम किया। उन लोगों ने हम फार्मर लोगों का जो फोन नंबर्स वगैरह है वो डिस्ट्रीब्यूट किया हाउसिंग सोसाइटी में। तो उसकी वजह से हाउसिंग सोसाइटी की उधर से हमको फोन आना शुरू हो गए कि हमको आम चाहिए करके, लेकिन उनको आम पका के चाहिए था। तो हमको उस वक्त मेरे पास राइपनिंग चेम्बर नहीं था, तो मैं दूसरी जगह जाता था पकाने के लिए, अपने यहाँ लगा लेता था आड़ी। तो उसमें 10-15 दिन लगते थे, तो मेरे को टाइम कंज्यूमिंग लग रहा था। तो सोचा चलो अपना राइपनिंग चेम्बर हो सके, तो मैं खुद बैंक ऑफ इंडिया मारुति मंदिर को मिला। उन्होंने बोला कि मेरे को अभी ऐसा ऐसा करने का है राइपनिंग चेम्बर। तो बोले कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर करके एक स्कीम है, उसमें आप ये कर सकते हैं प्रोजेक्ट। तो मैं प्रोजेक्ट कर सका और मेरे को फायदा भी हो गया उससे। अच्छा, आपने कितना लोन लिया था? आपको ये लोन मिलने में कोई दिक्कत तो नहीं आई? किसी ने कोई नहीं। बीच में बिचौलिया कट मनी मार तो नहीं गया ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। 16 लाख का टोटल लोन था, और मैं कोई प्रॉब्लम भी आई नहीं। जैसे मैं बैंक में गया तो बैंक ने मेरे को खूब अच्छी तरह से कोऑपरेट किया। उन्होंने 2 हफ्ते में मेरा लोन सैंक्शन कर दिया, और पोर्टल में भी उन्होंने भर दिया सब। देवेंद्र जी, आप इंजीनियर हो गए और खेती में वापस आ गए, तो माताजी पिताजी को थोड़ा नाराजगी तो हुआ होगा शुरू में? पिताजी तो मेरे नहीं है, लेकिन माताजी मेरे को पहले से बोलती है खेती करो। तो वो भी उसकी माँ की भी मेरी बैकग्राउंड है, वो खेती की है, तो उन्होंने पहले से। मेरा नाम सर श्यामाचरण उपाध्याय है। मैंने मैडी अरोमा एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी का गठन किया सन 2018 में, और अपने 517 सदस्यों के माध्यम से हम औषधि एवं सघन फसलों की खेती करा रहे हैं। पहले क्या करते थे? पहले सर मैंने वनस्पति विज्ञान से स्नातक किया था और बीएड की डिग्री प्राप्त की थी। हमारे पिताजी फार्मर थे। उसके बाद मैं एक इंश्योरेंस कंपनी में एजुकेटिव ऑफिसर के पद पर था। तो उसके बाद मेरा लगाव जो था कृषि की तरफ था, और चूंकि वनस्पति विज्ञान से मैंने स्नातक किया था, तो औषधि और इन पौधों की तरफ ज़्यादा रुचि थी मेरी। तो मैंने सीमैप से ट्रेनिंग ली। आप तो सरकार को भी जानते हैं, आप सब्जेक्ट को भी जानते हैं, और पूरी तरह आपने तो जीवन इसमें खपाया है। तो मुझे तो पक्का विश्वास है कि आपको सरकार की किस योजना का लाभ लेना चाहिए, कैसे लाभ लेना चाहिए, इसका पूरा पक्का ज्ञान होगा आपको। तो हाँ सर, तो अभी जो है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से हमारे जनपद में शिवांचल आइस एंड चिलिंग प्लांट लगा हुआ है। तो हम अपनी औषधि फसलें हैं, फल हैं, सब्जियां हैं, तो इनको उसमें रखते हैं। जब मूल्य कम होता है, लेकिन जैसे ही मूल्य बढ़ता है तो वहाँ से निकाल कर हम मार्केट में बेचते हैं। तो इससे हमारे सदस्यों को, फार्मर सदस्यों को काफ़ी लाभ हो जाता है, और उसकी गुणवत्ता भी बनी रहती है। अच्छा उपाध्याय जी, ये बताइए कि पहले जब आप अकेले बाजार में फसल बेचते थे और अब आप एक एफपीओ बनाकर फसल बेचते हैं, तो आपको तो फर्क समझ आता होगा, लेकिन जो किसान आपके साथ जुड़े हैं वो क्या फर्क महसूस करते हैं? जी सर, हमारे जो सदस्य फार्मर हैं उनके लगभग 280 एकड़ भूमि है, 200 हेक्टेयर भूमि है। तो हमारा उद्देश्य ये है कि जो हमारे सदस्य किसान हैं वो परंपरागत खेती के साथ साथ नवीन फसलें करें, उनकी वैल्यू एडिशन करें,
और मार्केट में अच्छा मूल्य प्राप्त करें। और इनकम अच्छी होती है पहले की तुलना में? हाँ जी सर। कितना फर्क आया होगा? अब कितना फर्क आया होगा? पहले मानो 100 रुपया मिलता था तो अभी कितना मिलता होगा? जी सर। पहले मानो अगर 100 रुपया मिलता था तो आज 100 के बदले में कितना मिलता होगा? पहले से सर काफी अच्छा हो रहा है इस समय, क्योंकि एक तो ये एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से ये जो हमारा चिलिंग प्लांट बना है, इससे भी हमको काफी इनकम में वृद्धि हुई है, क्योंकि हमको मूल्य में जैसे हमारा मूल्य बढ़ता है तो हम इससे निकालकर मार्केट में बेच देते हैं, तो इससे काफी हमको राहत मिली है। उपाध्याय जी, मुझे बताया गया कि आप लोग भी अपने जिले में बने आइस एंड चिलिंग प्लांट का इस्तेमाल करते हैं। ये जो सुविधा मिली है, इसके कारण भी आपकी फसलों को काफी फायदा होता होगा। सर, इससे ये है कि जब फसल तैयार होती है तो उस समय जो मूल्य अगर होता है, कम होता है, तो हम उसका उपयोग इस योजना के तहत तो उसमें रख देते हैं, और जैसे ही मूल्य बढ़ता है, हम देखते हैं मार्केट में मूल्य अच्छा है तो हम इसको निकालकर मार्केट में बेच देते हैं, तो इससे हमें काफी लाभ है। पहले हमको तुरंत बेचना पड़ता था। देखिए श्यामा जी, आपने खुद बताया कि जब हमारे किसान एक एफपीओ बनाकर उपज बेचते हैं तो उनके जीवन में कितना बड़ा फर्क पड़ता है। इसी तरह जिले में एक आइस एंड चिलिंग प्लांट बनने में भी कितना बदलाव आया है। पिछले 6-7 साल में हमारी सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लिए ऐसे ही इकोसिस्टम बनाने का प्रयास कर रही है। जैसे आप सब ने कासगंज में इसको बनाया भी है और उसका उपयोग भी कर रहे हैं। कोल्ड स्टोरेज देने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। हमारे जिला में ये योजना हमको मिली है, आपको बहुत बहुत बधाई। चलिए, मेरी भी आप सबको बहुत शुभकामनाएं हैं और आप सब किसान बहुत प्रगति करें। धन्यवाद। अब हम माननीय प्रधानमंत्री जी से नेशनल सैफरन मिशन के तहत जम्मू और कश्मीर स्थित केसर पार्क के एक लाभार्थी से सीधा संवाद स्थापित करने के लिए अनुरोध करेंगे। मैं जम्मू कश्मीर के पंपोर जिले के श्री अब्दुल मजीद वानी को आमंत्रित करूंगा, जो सैफरन पार्क की योजना के लाभार्थी हैं। श्री अब्दुल जी। अब्दुल जी नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार जी। अब्दुल जी बताइए आप खेती के संबंध में जरा। मैं सर यहाँ एक सैफरान ग्रोवर हूँ सर। पिछले 30 साल से मैं यही खेती कर रहा हूँ खुद ही। ये जो सैफरान था थोड़ा पीछे गया था, लेकिन जनाब गवर्नमेंट की मुदाखलत से, गवर्नमेंट की कोशिश से अब ये दोबारा रिव्यू हुई है। एक तो सैफरान मिशन मिला है, उससे तो 2 फायदे हुए हर एक किसान को। एक तो मिल गया उसको कि नई टेक्नोलॉजी मिल गई, दूसरा सर उसको कि इंसेंटिव में मिल गए। उसके साथ साथ जो उसने नया तरीका लगाया अपनी खेत में, उसका इंसेंटिव भी आ गया और उसको क्रॉप भी बढ़ गया। तो ये एक मिशन के तहत हमारी बहुत सैफरान जितने भी ग्रोवर है सबको सर फायदा आ गया। जम्मू कश्मीर का केसर तो वैसे भी विश्व प्रसिद्ध है। अब सरकार ने यह फैसला लिया है कि जम्मू कश्मीर का केसर देश भर में नाफेड की दुकानों पर उपलब्ध होगा। इससे जम्मू कश्मीर में केसर की खेती को बहुत प्रोत्साहन मिलने वाला है। भाई और बहनों, आप सभी से ये संवाद ऐसे समय में हो रहा है जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। अब से कुछ दिन बाद ही 15 अगस्त आने वाला है। इस बार देश अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। ये महत्वपूर्ण पड़ाव हमारे लिए गौरव का तो है ही, ये नए संकल्पों, नए लक्ष्यों का भी एक बहुत बड़ा अवसर है। इस अवसर पर हमें ये तय करना है
कि आने वाले 25 वर्षों में हम भारत को कहां देखना चाहते हैं। देश जब आजादी के 100 वर्ष पूरा करेगा 2047 में 2047 में, तब भारत की स्थिति क्या होगी, ये तय करने में हमारी खेती, हमारे गांव, हमारे किसानों की बहुत बड़ी भूमिका है। ये समय भारत की कृषि को एक ऐसी दिशा देने का है जो नई चुनौतियों का सामना कर सके और नए अवसरों का भरपूर लाभ उठा सके। भाई और बहनों, इस दौर में बहुत तेजी से हो रहे बदलावों को हम सभी साक्षी हैं। चाहे मौसम और प्रकृति से जुड़े बदलाव हो, खान पान से जुड़े बदलाव हो, या फिर महामारी के कारण पूरी दुनिया में हो रहे बदलाव हो। हमने बीते 1.5 वर्ष में कोरोना महामारी के दौरान इसको अनुभव भी किया है। इस कालखंड में देश में ही खान पान की आदतों को लेकर बहुत जागरूकता आई है। मोटे अनाज की, सब्जियों और फलों की, मसालों की, ऑर्गेनिक उत्पादों की डिमांड अब तेजी से बढ़ रही है। इसलिए भारतीय कृषि, उसको भी अब इसी बदलती आवश्यकताओं और बदलती मांग के हिसाब से बदलना ही है। और मुझे हमेशा से विश्वास है कि हमारे देश के किसान इन बदलावों को जरूर आत्मसात करेंगे। साथियों, इस महामारी के दौरान भी हमने भारत के किसानों का सामर्थ्य देखा है। रिकॉर्ड उत्पादन के बीच सरकार ने भी प्रयास किया है कि किसानों की परेशानी कम से कम हो। सरकार ने खेती और इससे जुड़े हर सेक्टर को बीज, खाद से लेकर अपनी उपज को बाजार तक पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास किए हैं, उपाय किए हैं। यूरिया की सप्लाई निर्बाध रखी, डीएपी जिसके दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस कोरोना के चलते कई गुना बढ़ गए, उसका बोझ भी हमारी सरकार ने किसानों पर पड़ने नहीं दिया। सरकार ने तुरंत इसके लिए 12,000 करोड़ रुपए का इंतजाम किया। साथियों, सरकार ने खरीफ हो या रबी सीजन, किसानों से एमएसपी पर अब तक की सबसे बड़ी खरीद की है। इससे धान किसानों के खेतों में लगभग 1,70,000 करोड़ रुपए और गेहूं किसानों के खाते में लगभग 85,000 करोड़ रुपए डायरेक्ट पहुंचे हैं। किसान और सरकार की इसी साझेदारी के कारण आज भारत के अन्न भंडार भरे हुए हैं। लेकिन साथियों, हमने देखा है कि सिर्फ गेहूं, चावल, चीनी में ही आत्मनिर्भरता काफी नहीं है, बल्कि दाल और तेल में भी आत्मनिर्भरता बहुत आवश्यक है। और भारत के किसान ये करके दिखा सकते हैं। मुझे याद है कि कुछ साल पहले जब देश में दालों की बहुत कमी हो गई थी, तो मैंने देश के किसानों से दाल उत्पादन बढ़ाने का आग्रह किया था।
मेरे उस आग्रह को देश के किसानों ने स्वीकार किया। परिणाम ये हुआ कि बीते 6 साल में देश में दाल के उत्पादन में लगभग 50% की वृद्धि हुई है। जो काम हमने दलहन में किया या अतीत में गेहूं धान को लेकर किया, अब हमें वही संकल्प खाने के तेल के उत्पादन के लिए भी लेना है। ये खाद्य तेल में हमारा देश आत्मनिर्भर हो, इसके लिए हमें तेजी से काम करना है। भाइयों और बहनों, खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। आज देश भारत छोड़ो आंदोलन को याद कर रहा है, तो इस ऐतिहासिक दिन ये संकल्प हमें नई ऊर्जा से भर देता है। इस मिशन के माध्यम से खाने के तेल से जुड़े इकोसिस्टम पर 11,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया जाएगा। सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि किसानों को उत्तम बीज से लेकर टेक्नोलॉजी, उसकी हर सुविधा मिले। इस मिशन के तहत ऑयल पाम की खेती को प्रोत्साहन देने के साथ ही हमारी जो अन्य पारंपरिक तिलहन फसलें हैं, उसकी खेती को भी विस्तार दिया जाएगा। साथियों, आज भारत कृषि निर्यात के मामले में पहली बार दुनिया के टॉप 10 देशों में पहुंचा है, पहले 10 देशों में पहुंचा है। कोरोना काल में ही देश ने कृषि निर्यात के नए रिकॉर्ड बनाए हैं। आज जब भारत की पहचान एक बड़े कृषि निर्यातक देश की बन रही है, तब हम खाद्य तेल की अपनी जरूरतों के लिए आयात पर निर्भर रहें, ये बिल्कुल उचित नहीं है। इसमें भी आयातित ऑयल, पाम ऑयल का हिस्सा 55% से अधिक है। इस स्थिति को हमें बदलना है। खाने का तेल खरीदने के लिए हमें जो हजारों करोड़ रुपए विदेश में दूसरों को देना पड़ता है, वो देश के किसानों को ही मिलना चाहिए। भारत में पाम ऑयल खेती के लिए हर जरूरी संभावनाएं हैं। नॉर्थ ईस्ट और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में विशेष रूप से इसे बहुत बढ़ाया जा सकता है। ये वो क्षेत्र हैं जहां आसानी से पाम की खेती हो सकती है, पाम ऑयल का उत्पादन हो सकता है। साथियों, खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के इस मिशन के अनेक लाभ है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को बल देगा। विशेष रूप से फ्रेश फ्रूट बंच प्रोसेसिंग से जुड़े उद्योगों का विस्तार होगा। जिन राज्यों में पाम ऑयल की खेती होगी, वहां ट्रांसपोर्ट से लेकर फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स में युवाओं को अनेक रोजगार मिलेगा। भाइयों और बहनों, ऑयल पाम की खेती का बहुत बड़ा लाभ देश के छोटे किसानों को मिलेगा। ऑयल पाम का प्रति हेक्टेयर उत्पादन
बाकी तिलहन फसलों की तुलना में बहुत ज्यादा होता है। यानी ऑयल पाम मिशन से बहुत छोटे से हिस्से में ज्यादा फसल लेकर छोटे किसान बड़ा मुनाफा कमा सकते हैं। साथियों, ये आप भली भांति जानते हैं कि देश के 80% से अधिक किसानों के पास 2 हेक्टेयर तक ही जमीन है। आने वाले 25 साल में देश की कृषि को समृद्ध करने में इन छोटे किसानों की बहुत बड़ी भूमिका रहने वाली है। इसलिए अब देश की कृषि नीतियों में इन छोटे किसानों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। इसी भावनाओं के साथ बीते सालों में छोटे किसानों को सुविधा और सुरक्षा देने का एक गंभीर प्रयास किया जा रहा है। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत अब तक 1,60,000 करोड़ रुपए किसानों को दिए गए हैं। इसमें लगभग 1 लाख करोड़ रुपए तो कोरोना के मुश्किल समय में ही छोटे किसानों तक पहुंचे हैं। यही नहीं, कोरोना काल में ही 2 करोड़ से ज्यादा किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए, जिनमें से अधिकतर छोटे किसान हैं। इनके माध्यम से किसानों ने हजारों करोड़ रुपए का ऋण भी लिया है। कल्पना कीजिए, अगर ये मदद छोटे किसानों को ना मिलती तो 100 वर्ष की इस सबसे बड़ी आपदा में उनकी क्या स्थिति होती। उन्हें छोटी छोटी जरूरतों के लिए कहां कहां नहीं भटकना पड़ता। भाइयों और बहनों, आज जो कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, जो कनेक्टिविटी का इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, या फिर जो बड़े बड़े फूड पार्क लग रहे हैं, इनका बहुत बड़ा लाभ छोटे किसानों को ही हो रहा है। आज देश में विशेष किसान रेल चल रही है। इन ट्रेनों से हजारों किसानों ने अपना उत्पाद कम कीमत में, ट्रांसपोर्ट का खर्चा बहुत कम, देश की बड़ी बड़ी मंडियों तक पहुंचाकर अधिक कीमत से माल बेचा है। इसी प्रकार जो विशेष इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, इसके तहत भी छोटे किसानों के लिए आधुनिक भंडारण की सुविधाएं तैयार हो रही है। बीते साल में 6,500 से अधिक प्रोजेक्ट स्वीकृत हो चुके हैं। ये प्रोजेक्ट जिनको मिले हैं, उनमें किसान भी हैं, किसानों की सोसाइटी और किसान उत्पादक संघ भी है, सेल्फ हेल्प ग्रुप भी है और स्टार्टअप्स भी हैं। हाल में एक और बड़ा फैसला लेते हुए सरकार ने तय किया है कि जो राज्यों में हमारी सरकारी मंडियां हैं, उनको भी इस फंड से मदद मिल सके। इस फंड का उपयोग करके हमारी सरकारी मंडियां बेहतर होगी, ज्यादा मजबूत होगी, आधुनिक होगी। भाइयों और बहनों, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड हो या फिर 10,000 किसान उत्पादक संघों का निर्माण, कोशिश यही है कि छोटे किसानों की ताकत को बढ़ाया जाए, छोटे किसानों की बाजार तक पहुंच भी अधिक हो
और बाजार में मोलभाव करने की उनकी क्षमता भी वृद्धि हो। जब एफपीओस के माध्यम से सहकारी तंत्र से सैकड़ों छोटे किसान एकजुट होंगे तो उनकी ताकत सैकड़ों गुना बढ़ जाएगी। इससे फूड प्रोसेसिंग हो या फिर निर्यात, इसमें किसानों की दूसरों पर निर्भरता कम होगी। वो स्वयं भी सीधे विदेशी बाजार में अपना उत्पाद बेचने के लिए स्वतंत्र होंगे। बंधनों से मुक्त होकर ही देश के किसान और तेजी से आगे बढ़ सकेंगे। इसी भावना के साथ हमें आने वाले 25 साल का एक संकल्प को सिद्ध करना है। तिलहन में आत्मनिर्भरता के मिशन में हमें अभी से जुट जाना है। एक बार फिर पीएम किसान सम्मान निधि के सभी लाभार्थियों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसानों के मोर्चे पर बड़े ऐलान और अब तक क्या कुछ कदम उठाए गए केंद्र सरकार के स्तर पर, वो तमाम जानकारियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे रहे थे आज के इस कार्यक्रम में। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होते हैं।